नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। देश की राजनीति और कानूनी दुनिया में कई ऐसे नाम हैं जो समय समय पर सुर्खियों में रहता है। इन्हीं में से दो बड़े नाम हैं अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा हो या विपक्षी नेताओं को कानूनी कार्रवाई से कोर्ट में बचाना हो, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल हमेशा कोर्ट में खड़े मिलते हैं। वहीं दिल्ली शराब घोटाले मामले में भी आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में पैरवी की थी, लेकिन अब अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर बड़ी बात बाहर आई है, जिससे बीजेपी हमलावर हो गई है। इस बार वजह उनकी राजनीति या अदालत में दी गई दलीलें नहीं, बल्कि उनकी संपत्ति का खुलासा है। दरअसल राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल किए गए एफिडेविट में सिंघवी ने अपनी और अपनी पत्नी की संयुक्त संपत्ति का जो विवरण दिया है, उसने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। इस एफिडेविट के अनुसार उनकी कुल संपत्ति करीब 2800 करोड़ रुपए बताई गई है। इतनी बड़ी संपत्ति के साथ वह देश के सबसे अमीर नेताओं और वकीलों में गिने जा रहे हैं। एफिडेविट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में सिंघवी की आय में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दस्तावेजों में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में उनकी आय लगभग 350 करोड़ रुपए से अधिक रही। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में उन्होंने लगभग 290 करोड़ रुपए की आय घोषित की। इसके अलावा वित्त वर्ष 2020-21 में उनकी आय करीब 158 करोड़ रुपए बताई गई। अगर पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों को देखा जाए तो सिंघवी की कुल आय 1500 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई। इस खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगा है कि आखिर इतनी बड़ी आय का स्रोत क्या है। एफिडेविट में सिंघवी ने अपनी संपत्ति का काफी विस्तार से विवरण दिया है। इसमें उनके घर, दफ्तर और निजी उपयोग में आने वाली कई चीजों का भी उल्लेख किया गया है। खास बात यह है कि उन्होंने अपने पास मौजूद आर्ट वर्क और पेंटिंग्स की कीमत भी बताई है, जिसकी कुल कीमत करीब 25 करोड़ रुपए बताई गई है। सिंघवी की संपत्ति के खुलासे के बाद भाजपा ने कांग्रेस पे हमला तेज कर दिया है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाते हुए सवाल किया है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 5 सालों में सिंघवी की आय में जिस तरह की तेजी आई है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की सरकार महंगी कानूनी फीस देकर बड़े वकीलों को नियुक्त करती रही है और इसका भुगतान राज्य के टैक्स पेयर्स के पैसे से किया जाता है। मालवीय ने यह भी दावा किया कि कई बड़े मामलों में राज्य सरकार की ओर से अदालत में पैरवी के लिए भारी भरकम फीस दी जाती है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के हितों के खिलाफ जाते हैं, चाहे वह राज्य के कर्मचारियों के खिलाफ डीए केस लड़ना हो या बेलडंगा केस की तरह दंगाइयों को बचाना हो, या फिर तृणमूल सरकार को मुकदमेबाजी की कभी ना खत्म होने वाली भूख लगती है और ये सब बंगाल के टैक्स पेयर से फंडेड है। इसमें उन घोटाले की लंबी लिस्ट भी जोड़ ले जिन्होंने राज्य को कोर्ट तक खींचा, जैसे कि राशन स्कैम, एजुकेशन स्कैम, कैश फॉर जॉब स्कैम, साथ ही संदेश खाली से जुड़े केस, आरजे का रेप और मर्डर केस, कोलकाता लॉ कॉलेज केस और दुर्गापुर रेप केस। हर विवाद, हर छिपने की जगह, हर कानूनी लड़ाई पश्चिम बंगाल के लोगों ने चुकाई है। असम में सिंघवी बंगाल के टैक्स पेयर के पैसे से अमीर हो गए हैं। वहीं अमित मालवीय ने आगे यह भी लिखा है कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल और आप सरकार ने कथित तौर पर सिंघवी और उनके कानूनी साथियों को लेकर एक्साइज स्कीम में भी उनका बचाव करने के लिए मोटी फीस भी दी थी। पैटर्न साफ है, कुछ लोगों के लिए पॉलिटिकल स्कैंडल और कुछ चुनिंदा लोगों के लिए भारी कानूनी कमाई, सब जनता के खर्चे पर। राजनीतिक और कानूनी मामलों में सिंघवी को कांग्रेस पार्टी का संकट मोचक माना जाता है। जब जब पार्टी के बड़े नेताओं पर कानूनी संकट आया है, तब तब सिंघवी साहब ने अदालत में उनके पक्ष में खड़े नजर आए। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी से जुड़े कई मामलों में सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रखा। मोदी सर ने मामले में भी राहुल गांधी को राहत दिलाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड केस में भी उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जमानत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी तरह दिल्ली शराब नीति मामले में भी सिंघवी अदालत में आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से पेश हुए थे। जब दिल्ली के शराब घोटाले में संजय सिंह को ईडी पकड़कर ले गई और चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में डाला गया, तब सिंघवी सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को रिहा कर लाए। सिंघवी एक वकील होने के साथ साथ कांग्रेस नेता भी हैं और अब एक बार फिर वह राज्यसभा पहुंच रहे हैं। खबर तो यह भी सामने आई थी
कि अरविंद केजरीवाल भी सिंघवी को राज्यसभा भेजना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ईडी कर रही है। यह मामला लंबे समय से अदालत में चल रहा है। जांच एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने इस केस में कई महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं, लेकिन हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत से एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरे मामले को नई दिशा दे दी। स्पेशल कोर्ट के फैसले में जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणियां की गई और केस को कमजोर बताया गया। इतना ही नहीं, अदालत ने जांच अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। इस फैसले के बाद कई लोग हैरान रह गए, क्योंकि अदालत ने ट्रायल शुरू होने से पहले ही आरोपियों को राहत दे दी थी। आमतौर पे आपराधिक मामलों में सबूतों की जांच ट्रायल के दौरान होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इस फैसले के खिलाफ तुरंत अपील की गई और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और जांच एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी की और उन टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया। यह मामला भारतीय न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है, क्योंकि एक अदालत का फैसला और दूसरी अदालत की टिप्पणी में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने अदालत से मिली राहत को अपनी ईमानदारी का प्रमाण बताया था। उन्होंने कहा था कि अदालत के फैसले से यह साबित हो गया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत थे। जजमेंट में इतनी निंदा की गई सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ टिप्पणियां इस तरह की गई कि शायद ही किसी जजमेंट में इस तरह की टिप्पणी की जाती हो, लेकिन की गई और पूरे मामले को, पूरे केस को फर्जी बता दिया गया। एक तरह से कहा गया कि कोई एविडेंस नहीं है, केवल जो है एक राजनीतिक मामला बनाने के लिए, उसके लिए जो है ये केस बनाया गया। सब लोग हैरान थे कि यह कैसे हो गया। सॉलिसिटर जनरल एक हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन फाइल करते हुए उन्होंने कहा कि यह न्याय का स्थापित सिद्धांत है कि जो गवाहियां हैं, जो अप्रूवर है, उनकी सत्यता की जांच जो है मुकदमे के स्तर पर यानी ट्रायल के समय पर तय की जाती है। जब मुकदमा चलने लगा और यह सिद्धांत यह है कि आरोप तय करने के समय जांच एजेंसी जो भी मटेरियल रखती है, अदालत के सामने उसे सच मानकर चला जाता है, लेकिन उसकी परीक्षा मुकदमा जब चलना शुरू होता है उस समय होती है। उन्होंने कहा कि ये जो है भारत के न्यायिक इतिहास की अद्भुत घटना है, जिसमें ट्रायल से पहले ही आरोपियों को बरी कर दिया गया। अभी मुकदमा चला नहीं, मुकदमे का फैसला आता है और जो जांच एजेंसी ने सबूत पेश किए उनकी परख होती, जांच होती कि सही है या गलत। उन सब के बिना जज महोदय ने इन सबको 23 के 23 लोगों को बरी कर दिया। कटघरे में किसको खड़ा किया? जांच एजेंसी को। अब यह अपने आप में भारत के न्यायिक इतिहास में एक अद्भुत केस होगा। जो बयान गवाहों के हैं, सीआरपीसी के सेक्शन 164 में मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रमाण के तौर पे माना जाता है कि उसको प्रमाणिक मानता है, तो गवाहों के और जो अप्रूवर है उनके बयान है सीआरपीसी के सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने उनको जज महोदय ने कंडीशनर करके भी जरूरत नहीं समझी। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने क्रिमिनल लॉ को सर के बल खड़ा कर दिया। हाई कोर्ट ने तुरंत रोक लगा दी। जो स्पेशल कोर्ट का फैसला था उस पर और जो सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के खिलाफ जो टिप्पणियां की गई थी उनको निकालने का आदेश दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट है सीबीआई की, उसका जो फैसला आया है जमीन आसमान का अंतर है, तो जाहिर है कि कोई एक तो गलत है। हाई कोर्ट के मुताबिक राउज एवेन्यू कोर्ट यानी सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने जज ने जो निर्णय दिया वो गलत है। सवाल यह है कि एक प्रतिष्ठित ईमानदार इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की इज्जत को इस तरह से सरेआम धूल में मिला दिया गया, उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? इसका तो ये कानूनी पक्ष है। 16 मार्च को इस पर फिर रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई होनी है। उसके बाद अंतिम फैसला हाई कोर्ट का आएगा। लेकिन राजनीति देखिए, जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया, अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने दिवाली मनाना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल कैमरे के सामने आए और रोने लगे, विलाप करने लगे। इस तरह का नाटक आरोपियों के मामले में आपने बहुत से देखे होंगे। आज तक कोई ऐसा आरोपी है आतंकवाद के आरोप में
आतंकवादी जो पकड़ा जाता है, उनके घर वाले रोते हैं कि मेरा बच्चा तो बड़ा ईमानदार है, लेकिन मेरा बच्चा साफ सुथरा है, उसका किसी भी अपराध से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल निरपराध है। उसी तरह की हालत है अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों की। तो सॉलिसिटर जनरल ने तो जो बात कही है, पूरा केस देश के लिए शर्म की बात है। जिस तरह से एक पार्टी के मुखिया ने एक शराब नीति बनाई और उनके जरिए अपनी पार्टी के लिए धन जुटाया, यह सीबीआई की चार्जशीट में है और सीबीआई ने इसके पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत किए। अब प्रमाण वो सही है या गलत, उनकी जांच केवल अदालत कर सकती है और जांच के बाद ही अदालत यह कह सकती है कि केस सीबीआई ने ठीक से इसकी जांच की या नहीं, सबूत जो पेश किए वो प्रामाणिक है या नहीं। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने तय कर लिया खुद की उनकी जांच की जरूरत ही नहीं, उसके बिना फैसला सुना दिया। तो अरविंद केजरीवाल कैमरे पे आए, बोले कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मुझे कट्टर बेईमान साबित किया गया था। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या कहेंगे? हाईकोर्ट ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, तो यानी अरविंद केजरीवाल और उनके साथी फिर से कट्टर बेईमान हो गए। तो अरविंद केजरीवाल यह खेल कब तक खेलेंगे? कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान, फिर कट्टर ईमानदार, फिर कट्टर बेईमान, यह खेल कब तक चलेगा? वही जनता अदालत के फैसलों से प्रभावित नहीं होती, जनता अपने आधार पर फैसला करती है। कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी को दोषी मान लिया था, उसका असर कांग्रेस की राजनीति पर आज तक है। तो अरविंद केजरीवाल को अगर यह लगता है और अब भी लगता होगा, तो पहले लोकसभा चुनाव 2024, फिर 2025 का विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता से अपील की कि मुझे जिताइए, मतलब उनके गठबंधन को कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे थे। 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी, 3 पे कांग्रेस पार्टी। अब यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने शराब घोटाले की कहानी शुरू की, जिसने आरोप लगाना शुरू किया, जिसने पहले शिकायत की, वो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 7 सीटें मुझे जिता दीजिए तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली की जनता ने एक भी सीट नहीं जिताई, अरविंद केजरीवाल फिर जेल पहुंच गए। फिर यही रोना, यही नाटक उन्होंने विधानसभा चुनाव में किया। विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उनको बेल मिल गई। अपने देश में न्याय व्यवस्था अजीब अजीब तरह से काम करती है। उनको जो है चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिल गई, लेकिन अभी तक वह जमानत पे ही है। अभी जमानत उनकी कैंसिल नहीं हुई है, उनको वापस जेल नहीं भेजा गया है। लेकिन एक आम आदमी की तरह यह सोचकर आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति को अदालत के आदेश से ही जेल भेजा गया, उसको कुछ दिन की मोहलत दी गई चुनाव प्रचार करने के लिए। हालांकि यह भी समझ से परे है कि कोई आरोपी जो जेल में है, अदालत के आदेश से जेल में है, वह उसको चुनाव प्रचार करने के लिए छूट क्यों दी जानी चाहिए? आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस पर बड़ौदा डायनामाइट कांड का केस चलाया था और जॉर्ज फर्नांडिस 1977 का लोकसभा चुनाव जेल से ही लड़े थे। उनको जमानत नहीं मिली थी चुनाव प्रचार करने के लिए और जेल से लड़कर चुनाव जीते थे, और ये जेल से बाहर आकर जमानत लेकर चुनाव प्रचार किए। रोते रहे, पूरी पार्टी इनके रोने में शामिल हुई, लेकिन नतीजा क्या हुआ? दिल्ली की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा सीधा संदेश दिया कि नाटक करना बंद करो, सच्चाई का सामना करो। हमने मान लिया है कि तुम घोटालेबाज हो, हमने मान लिया है कि तुम कट्टर ईमानदार नहीं हो। और किस तरह से बताए? पहले जब तुम जेल गए तो कोई सड़क पे नहीं उतरा दिल्ली का। आप याद कीजिए, क्या प्रचंड बहुमत लेकर आए थे 2020 में और उससे पहले 2015 में। इसके बावजूद दिल्ली के आम लोग, यानी कि जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, जो उनके समर्थक हैं, वो भी सड़क पे नहीं उतरे अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। लेकिन अहंकार जब होता है तो आदमी की आंखों के आगे जो है वह सावन के अंधे की तरह उन्हें सब हरा नजर आता है। वही अरविंद केजरीवाल की हालत थी। उनको लग रहा था कि मैं जो बोलूंगा जनता उसी को मानेगी, तो लोकसभा में नहीं माना, फिर भी उनके समझ में नहीं आया, तो जनता ने विधानसभा में बता दिया कि हम यह सोचते हैं तुम्हारे बारे में। अब यह जजमेंट आया तो फिर जो है उन्होंने कहा कि मैं तो देखिए कट्टर ईमानदार हूं। अरे भैया, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि आप कट्टर ईमानदार हैं? एक जज ने ट्रायल मुकदमा चलाए बिना आपको बरी कर दिया। भारत के न्यायिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया कि बिना मुकदमे के ही कोई आरोपी बरी हो सकता है।
और कर दिया गया और अरविंद केजरीवाल उसकी डुगडुगी बजाने लगे, डंका पीटने लगे कि देखिए अदालत ने कह दिया कि मैं तो कट्टर ईमानदार हूं। तो अब बताइए ना, हाईकोर्ट ने जो कहा उसके बाद आप क्या समझ रहे हैं? तो मतलब इसका तो यही हुआ कि अगर पहले आप मान रहे थे कि अदालत की बात, तो अब भी माननी चाहिए। उस समय जब फैसला आया, आपको बरी किया गया, तो आप कट्टर ईमानदार अपने आप को बताने लगे। अब उस बरी किए जाने के फैसले पे रोक लग गई है, यानी आप फिर से कट्टर बेईमान हो गए हैं। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। अदालत में पेश किए गए सबूतों और दलीलों के आधार पर ही आगे की दिशा तय होगी। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।